अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, बहुत से मामलात हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। आसिफ जरदारी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर मुअम्मा बन गए हैं और फिर हंगामा, फिर बदनज़मी और उसी बलबूते पे इजलास फिर मुलतवी। ये खाली नहीं है, ख्वाजा साद रफ़ीक का भी जी ऑर्डर नहीं हुए। बिल्कुल, ये भी मुतालबा किया गया आज। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें ये सवाबदीद किसकी है? सुनने में तो अर्थ स्पीकर साहब आइन के तहत ये सवाबदीद स्पीकर की है। स्पीकर जो है वो डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हुकूमत की पार्टी का हिस्सा है, लेकिन स्पीकर जब स्पीकर होता है तो वो गैर जानबदार हो जाता है। थोड़ा टिल्ट तो चले शायद नेचुरल होता है, लेकिन ये तो खुला धांधली है जो कुछ हो रहा है कि जी वजारत कानून को भेजा हुआ है। कौन सी धांधली है? आइन के साथ धांधली है ये डंडी मारने वाली बात है धांधली का। जी जी। लेकिन ना ही डज नॉट नीड टू रेफर इट टू द लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री क्या कहते हैं, बहुत भी ज़्यादा हो जी तो आप कहेंगे जी अटॉर्नी जनरल को हम समन करते हैं कौमी असम्बली में जी कि वो आके लीगल पोजीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाजे करे। ये अपोजिशन भी मुतालबा कर सकती है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है वैसे? क्या हुआ? अब सुनने में आ रहा है कि उनको कोई दिल का कोई मसला है। ये कोई हाल ही में कोई ज़ोफ पहुंचा उनको कोई नहीं, फितरी तकाज़े हैं, बीमार प्रेशर तो है ना, मतलब हर किस्म के केसेस। जी जी, हर किस्म के केसेस हैं और वो फिर उसके बाद रेफरेंसेस हैं आपको अब सरकार को रिप्रेजेंट भी करना, अपना मौक़िफ़ भी देना। निज़ामी साहब नहीं, लेकिन इस पर मैं जी ये आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर में ले तो लाल जो है इसका मकसद क्या है? निज़ामी साहब, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अगर बजट इजलास, बजट सेशन जरदारी साहब के पार्लियामेंट में आने से, ख्वाजा साद रफ़ीक के पार्लियामेंट में आने से चल सकता है, तो हुकूमत को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हुकूमत को तो ये बजट मंजूर करवाना है। अपोजिशन तो बजट ना मंजूर की रट लगा रखी है। शहबाज शरीफ को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत जब वो नायब की कस्टडी में थे, जी जुडिशल रिमांड में भी रहे, तो उनको ले जाया जाता था कौमी असम्बली के इजलास में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला ज़रा अड़ गया आके, और इसकी वजह से भी बदमज़गी हो रही है। दूसरे हुकूमती अरकान जो हैं जी वो ज़्यादा बदनज़मी और बदमज़गी पैदा कर रहे हैं। आज फिर इजलास जो है वो मुलतवी हो गया पीर तक के लिए। यानी कौम और मुल्क के पैसों से जो और टैक्सों से जो ये कौमी असम्बली के अरकान को तनख्वाहें दी जाती हैं, कौमी असम्बली के इजलास के इनेकाद करने में जो पैसे लगते हैं जी, वैसे भी वो कानून साजी तो वो करते नहीं, वो ज़ीरो काम कर रहे हैं। नहीं, अवाम का पैसा ही ज़ाया हो रहा है ना निज़ामी साहब। यहाँ पे सीधी सी बात है, वही टैक्स का पैसा है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं जब तक मेरी तकरीर गौर से नहीं सुनी जाएगी मैं बजट पे तकरीर नहीं करूँगा। स्पीकर ने उनको आज भी दावत दी, इससे पहले भी 2 मरतबा दे चुके हैं। जी जी। लेकिन अब वो लगता है जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत इंटरेस्टेड ही नहीं है ये बजट पर डिबेट के लिए। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब का ऐसे ही है जैसे कि ना लोगों ने खामोश कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन ने कौन सा कोई इस मामले में कोई आला और अरफा किरदार अदा किया है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो मेजर इंटरेस्ट है वो तो हुकूमत का, उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए इनको। निज़ामी साहब, बजट मंजूर नहीं होने देंगे, अपोजिशन ये कह रही है। मरियम और बिलावल की मुलाकात में भी ये तय हुआ है। बज़ाहिर ये रस्मी सी बात लग रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, बजट मंजूर नहीं होने देंगे, ये रस्मी है या इसमें हकीकत तो भी हर हुकूमत अपोजिशन कहती है, ऐसी कोई नई बात तो नहीं है। यहाँ तक कह दिया हुकूमत जाती है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हुकूमत के ये फैसला जो हुआ ना कल, बिलावल भुट्टो और जो मोहतरमा मरियम नवाज के जो ज़ोराना था उनके लिए, उसमें ये फैसला हुआ कि जो हुकूमत की एलाइड पार्टीज़ हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, ऑन बोर्ड लिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि अख्तर मेंगल तो वैसे डावाडोल हुए हैं,
नहीं, वो घुटने टेक चुके हैं हुकूमत के सामने, बात मान ली है उनकी हुकूमत ने। नहीं, लेकिन वो अपोजिशन से भी ऑब नॉब कर रहे हैं, तो ये ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी जो बड़ी थिन मेजॉरिटी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हुकूमत को दोबारा इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर बजट डिफीट फिर इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, फिर तो ये फरागत वाला मामला है। लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जिस तरह आपने कहा माजी में भी होता रहा, ये स्टंट ही है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। नहीं, ये स्टंट नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी वेफर थिन मेजॉरिटी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़े इकदाम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये लगता है मुझे कि हुकूमत को अदवी अक्सरियत को बेहतर बनाने के लिए एक और दौर होगा जिसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक और इस किस्म की चीज़ें बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा निज़ामी साहब, ये आप खबर दे रहे हैं वैसे? नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। अच्छा, खबर भी है, आप देखें ना, तो आप जरा मारूजी हालात का जायजा ले। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट से बाहर भी देखे ना, इधर उधर नजर थोड़ा। बिल्कुल सही है, हालात वैसे ही बन चुके हैं। निज़ामी साहब, इससे पहले जो बजट सेशन होते थे, बजट के सब्सटेंस पे बात की जाती थी। जितने मॉनिटर किए मैंने, जितने ऑब्जर्व किए अभी तक सेशंस, उसमें किसी किस्म के कोई सब्सटेंस डिस्कस नहीं हो सका, माँ सिवाय इसके ऑपोजिशन की अपनी ललकार और फिर हुकूमत की अपनी पुकार। कभी प्रोटेक्शन ऑर्डर का मामला, कभी पहले मैं बोलूँगा, कभी पहले आप क्यों बोल रहे हैं, कभी स्पीकर पे एतराज़। ये सारा माहौल, अवाम का पैसा तो ज़ाया हो रहा है, लेकिन बजट जिस पे एतराज़ है, अवाम दुश्मन जिसको अपोजिशन कह रही है, उसकी शिकों पे तो एतराज़ उठाया ही नहीं जा रहा। नहीं, वो तो उस वक्त होगा ना जब डिबेट होगी। तो डिबेट होगी, डिबेट ही नहीं हो रही। डिबेट पहले कब होती थी बाय द वे? इन जनरल कोई ना कोई जो किताबें बजट की दी जाती है ना, वो को खोलता भी नहीं है कौमी असेंबली। ऐसे भी हुआ है नवाज शरीफ साहब के दौर में, क्योंकि उनकी ब्रूट मेजॉरिटी फर्स्ट सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग जो भी करके ठक करके बजट पास कर देते घंटों में। ठीक है। अच्छा, मरियम और बिलावल की जो मुलाकात रही है, ये इन सारे हालात में इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? फिर शहबाज शरीफ साहब का उस मुलाकात में ना होना, इस पे भी बहुत से सवालात उठाए गए। खैर बाद में मरियम ने क्लियर कर दिया कि उनके एतमाद से हुई है। अगली जनरेशनों की, दो नए लोगों की मुलाकात, हुकूमत कह रही है ये अबू बचाओ तहरीक का ही सिलसिला, फादर्स डे पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस मुलाकात की? देखिए, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ वाली बात जो है, राना सनाउल्लाह ने गालिबन दावा किया कि एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन होती तो मीडिया होता कुछ होता। जी। मेरा ख्याल है ऐसी उंगलों से मिट्टी झाड़ी गई। दूसरी ये है कि अगर मरियम जो है शहबाज शरीफ को कहेंगी कि अंकल अबू ने हुक्म दिया कि मैं उनको खाने में बुलाऊं, तो शहबाज शरीफ इनकार नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ तो अब क्या कहेंगे? जी। और मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कह दिया कि आप बेशक ना जाएं उस खाने में। इसका उल्ट भी है। लेकिन जी, शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो मज़ामी सियासत तो कभी रही नहीं। बिल्कुल ऐसे है। आज वो कहते हैं मेरे खिलाफ अफवाहें बहुत फैलाई जा रही हैं। एक तो अफवाहें, तो एक तो वो मसला नहीं जिस तरह एक वादा माफ हुआ, वो मुश्ताक चीनी साहब आ गए हैं और ये सामने। वो तो एक अलग मसला है। जी। दूसरी अफवाहें इसलिए भी हैं कि 2 महीने आप बाहर रहे, खामोशी से आ गए, कोई आपने कुछ नहीं किया। आपकी जो तकारीर हैं वो बड़ी फुसफुसी होती हैं। जी जी। हुकूमत के खिलाफ हार्डलाइन स्टैंड लेने को तैयार ही नहीं। अब कायरा साहब हमारे साथ दोबारा हैं, रब्ता बहाल हुआ है। पहले तो सद माजरत का कायरा साहब से, फिर आप वो सवाल दोहराएं जो। बिल्कुल कायरा साहब, ये प्रोडक्शन ऑर्डर का मुअम्मा इस वक्त ये क्यों बन चुका है? और दूसरा, अपोजिशन कहती है ये अवाम दुश्मन बजट है, इसको मंजूर नहीं होने देंगे। कैसे मंजूर नहीं होने देंगे? कि पहली गुजारिश तो ये है जी कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो मैटर ऑफ राइट बनना चाहिए। वो स्पीकर साहब की डिस्क्रिप्शन पे नहीं रहना चाहिए कि वो किसी मेंबर को अलाउ करे, वो चाहे तो किसी को अलाउ ना करे। ये नहीं होना चाहिए कि लॉ मिनिस्ट्री किसी के लिए एडवाइस दे दे, किसी के लिए ना दे। अगर आपने ये एक कानून और आइन के अंदर एक क्लास मौजूद है कि कोई हल्का अजलास के अंदर अनरिप्रेजेंटेड ना रहे, तो फिर आपको ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जब भी इजलास होगा
ऑल द मेंबर्स हु आर इन कस्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, आप उनको प्रोड्यूस करेंगे। मुझे हैरानगी है कि पंजाब में लोगों को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इवन हुकूमत के वजीर कल पकड़े गए, उनको पेश कर दिया गया, प्रोडक्शन ऑर्डर हो गए। ये प्रोडक्शन ऑर्डर बाकी लोगों के ऑलरेडी असेंबली के मौजूद हैं। तो स्पीकर साहब आखिर क्यों इतनी हुज्जत कर रहे हैं, क्यों इतना इस पे अड़े हुए हैं? मेरा ख्याल ये है कि जनाब वजीर आजम की जाती अना जो है वो उसको जरा सेटिस्फाई करने के लिए है कि देखें मैंने इनको पकड़ के अंदर डाल दिया है, भले गलत डाल दिया, भले उसका कुछ नहीं बनेगा, लेकिन वो एक ना है और मैंने वादा किया था कि मैं इनको अंदर डाल दूंगा। देखें, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। और स्पीकर साहब को चाहिए, उनका बहुत एहतराम है हमें, वो सबके स्पीकर हैं। ठीक है, स्पीकर अपनी अपनी जमातों के स्पीकर के मेंबर होते हैं, लेकिन स्पीकर को बहरहाल अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो असर्ट करनी पड़ती है, वो शो करनी पड़ती है। और उसके लिए अपनी जमात के आगे बंदा थोड़ा बहुत उसकी इमेज को खराब भी करना पड़ता है अपने को। सो मैं समझता हूं कि ये तो माहौल स्पीकर साहब की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो इस वक्त असेंबली के अंदर आप भी फरमा रहे थे कि जी डिबेट नहीं हो रही, अगर हुकूमत वक्त खुद डिबेट होने ही ना दे, इन हुकूमती जो अहदेदारान है या हुकूमत साइड जो है वही डिबेट नहीं होने देती, तो इसकी जिम्मेदारी अपोजिशन पे तो ना डालिए। हुकूमत की प्राइम जिम्मेदारी है, हाँ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। अगर शहबाज शरीफ साहब तैयार होके ना जाते, अपनी स्पीच शुरू ना करते, अगर बिलावल साहब वहां ना हो, अगर बाकी लीडरशिप में ना आए, तो फिर तो आप अपोजिशन को कहिए कि जी आप कौम का पैसा भी जाया कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत हू-हा होती है, नारेबाजी होती है, वो जरूर अपनी जगह। लेकिन अगर वजीर आजम साहब की, देखें जरा गौर करें, वजीर आजम साहब गए थे बिस्किट, वहां से वापस आए तो आते ही जो पहली मीटिंग उन्होंने शेयर की वो उनके अपने जो स्पोक्स पर्सन थे उनको बुलाया गया, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई असेंबली के अंदर क्या करना है, मीडिया के अंदर क्या करना है, सोशल मीडिया में क्या करना है। ये हाईएस्ट लेवल बैठ के पॉलिसी हुई कि लड़ाई करो। कल आज फिर उन्हीं सिर्फ जो उनके अपने स्पोक्स पर्सन थे उनको बुला के वो जो माहौल असेंबली के अंदर और बाहर का खराब करने का प्लान है वो बिल्कुल उससे अमल दरामद होगा। शायद उनका ख्याल ये है कि असेंबली के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि डिबेट ना हो, लड़ाई हो जाए, मीडिया के अंदर भी लड़ाई रहे और नॉन इश्यूज की तरफ तवज्जो चली जाए। जिस तरह अभी देखिए ना, प्रोडक्शन ऑर्डर बेसिकली एक नॉन इशू है। स्पीकर साहब को इसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व कर देना चाहिए। एक उनका हुक्म जाना है और मामला हल। दूसरा क्या लेना है उन्होंने, जो है वजारत कानून से क्या एडवाइस आए, वजारत कानून क्या कहेगी कि इनको नहीं आना चाहिए, क्या कहेगी कि फलां मेंबर जो है उसका तो प्रेरोगेटिव है लेकिन असल जरदारी साहब का नहीं है। तो ये सिवाय इसके कि खींचातानी की जाए, कुछ दिन उनकी जाती अनाज जो है उसको सेटिस्फाई किया जाए, लोगों में वो नारे लगा ले कि देखो मैंने गिरफ्तार करने का वादा किया था, पूरा कर दिया है, और तो वादा पूरा हो नहीं रहा, ये वादा मैंने पूरा कर दिया, मैंने गिरफ्तार करके अंदर डाल दिए। मैं गुजारिश ये करूं कि बिल्कुल हम असेंबली के अंदर जो बजट पास ना कर देने की बात की है, हम अपनी कोशिश करेंगे। इनके अपने एलाइज इनसे राजी नहीं है। अगर मेघल साहब आपने कहा वो गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात हुए, हमारे साथ भी हुए, लेकिन हम तो अपोजिशन को छोड़िए, गवर्नमेंट के अलाइंस को छोड़िए, हम तो गवर्नमेंट के अपनी जमात के लोगों के पास भी जाएंगे। हम तो उनको भी कहेंगे कि भाई हमारा मुतालबा नहीं है, आप अपना न्यूट्रल माइंड अप्लाई करो। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जितनी बड़ी तलवार चलाई जाने लगी है, जितना खौफनाक किस्म का बजट पेश किया गया है, अभी तो इसके थोड़े से असरात डिस्कस हो रहे हैं। आप जरा गौर फरमाइए कि अगर इस बजट को थोड़ा सा और खोला जाए, जो डिबेट में खुलेगा, तो आपको इसके खौफनाक 3 असरात सामने आएंगे। जितने इशारे, जितने अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, उनकी बेस 5,555 अरब रुपए का रेवेन्यू रिसीव है। जी जी, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि दैट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि आपका एक ब्रेक ले लें, उसके बाद गुफ्तगू उससे चला जा रही है। ठीक है कायरा साहब यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये 5500 अरब कौन सी जादू की छड़ी के साथ इकट्ठे किए जाएंगे जो इस वक्त हमारे इदारों का हाल है, बिलखुसूस FBR का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल तारीखी रहा मौजूदा जो माली साल है उसमें भी। ब्रेक के बाद इन मामलों पे बात करते हैं, हमारे साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, पहले जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, कायरा साहब जिस तरह बजट के सब्सटेंस पे आ रहे थे, ये बातें तो कहीं पार्लियामेंट के ख्वाब ख्याल में भी नहीं है कि इन पे भी कोई बात जी हाँ सही है। कायरा साहब, जी पार्लियामेंट में प्रिसाइसली यही गुफ्तगू होनी है, लेकिन गुफ्तगू हो तो सही। जी हाँ, नहीं सही है। अच्छा कायरा आपके ऊपर बातें करनी है। जी कायरा साहब, मैं आपको दूसरी तरफ आपसे पूछना चाह रहा था ये कि कल आप मौजूद थे जो मोहतरमा मरीम नवाज़ का ज़ोराना था, आज मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ, बिलावल भुट्टो साहब की। तो ये क्या करने जा रहे हैं? ये एक तो हुआ ना कि बजट नहीं पास करेंगे, हम होने देंगे। कोई सड़कों पे पीपल्स पार्टी ने अवामी रब्ता मुहिम का तो एक प्रोग्राम बताया, जिसमें ये भी बताया इतनी मीटिंग, इतने जलसे होंगे। कोई बाकायदा बाकी अपोजिशन जमातों से मिल के तहरीक का प्रोग्राम भी बन रहा है कोई? देखिए निज़ामी साहब, पहला इशू ये है कि हम पार्लियामान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमारा कतन मकसद सिस्टम को डिरेलमेंट नहीं है, हम कभी भी इस तरह नहीं सोचा था। लेकिन ये हुकूमत अगर अपनी हठधर्मी की बदौलत, अगर अपनी नालायकी की बदौलत, अगर अपने गलत फैसलों की बदौलत चीजों को और मुल्क को इस डगर पे ले जाएगी कि जहां से इर्रिवर्सिबल नुकसान होने का एहतमाल हो और लोगों की चीखें निकल रही हो, सो हम ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत को मजबूर करेंगे। आपको याद है निज़ामी साहब कि बिलावल साहब ने जिस दिन जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, उस रात हमारी सीसी की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अगर ये अवाम की भलाई वाला बजट लेके आएंगे, मैं बेंच भी थपथपाऊंगा, मैं इनको वोट भी दूंगा। हमारी ख्वाहिशों के खिलाफ कहा। नहीं कह रहा था बजट तो अब आ गया ना, बजट तो आ गया और बड़ा जो आपके मुताबिक अवाम दुश्मन बजट है। मैं उसी पे गुजारिश करने लगा, मैं उसी पे गुजारिश करने लगा। सो अर्ज ये है निज़ामी साहब कि हम कह रहे हैं कि हम असेंबली के अंदर भी इस पे बात करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, असेंबलियों के बाहर भी करेंगे, हम भी करेंगे, मुस्लिम लीग भी करेगी, मौलाना भी करेंगे। पहला स्टेप आपका आप अपने जलसे करेंगे, आप अवामी राब्ता करेंगे, हम फिर जॉइंटली भी हो सकता है और फिर कोई जायज मुश्तरका हिकमत अमली भी बन सकती है। अगर यही हुकूमत के वतीरे और अल्लाह तआला रहे तो फिर ये काम चलने वाला नहीं है। और जिस तरह की चीजों के अंदर एडजस्टमेंट देखी जा रही है, इन दोनों होने वाली जो एडजस्टमेंट है जो इंतजामी तौर पे, उसको भी बहुत सारा लिंक किया जा रहा है और बड़ा देखने की जरूरत है। अच्छा कायरा साहब, ये बताएं कि ये APC जो मौलाना फजल रहमान की अब वो यकीनन होगी, वो इसीलिए रब्ते कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? आरिफ साहब, मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का तो जो है वो मेरी क़यादत में बयान करेगी। अभी तो खैर मैं शो में बैठ के तो बयान नहीं कर सकता। उसके प्रिलिमिनरी डिस्कशन हमारी काफी सारी जमात के अंदर होती रहती है, हो रही है। लेकिन अभी मेरे ये आपको पता ही है कि ये मेरा ख्याल तो नहीं है। लेकिन एक बात तयशुदा कि इस हुकूमत का ये बजट, पहले हम कोशिश करेंगे कि ये बजट ब्लॉक, ताकि हुकूमत अपने बजट का मुतबादल बजट दे। हम क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि हम बजट फेल करके हुकूमत गिराना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि अपना बजट वापस लो और आवाम दोस्त, हाँ, आपने इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक कुछ करेक्शन भी करनी है, इकोनॉमी को कुछ स्टेबलाइज भी करना है, तल्ख फैसले भी करने हैं, लेकिन सारे का सारा बोझ आम आदमी पे तो न डाल दें। नहीं, लेकिन कायरा साहब, इमरान खान साहब तो कहते हैं इक़्तिसादी बुरान ख़त्म हो गया। आज उनके गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई है, वो तो हठधर्मी में कायम है। अब अगर बजट को आप डिफीट कर देते हैं तो फिर तो हुकूमत गिर जाती। कायरा साहब, ईमानदारी है। जी हम तो वो करेंगे जिसको हम समझते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम समझ रहे हैं कि चीजें खराब होने का अमकान है, और अभी जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था इमरानी साहब, ये सारे का सारा बजट खड़ा है, काट की एक इमारत है, ये कुछ सहारों पे खड़ा है। इस सारे मफरूजे की बुनियाद है कि 5,555 अरब रुपया इकट्ठा होगा, टैक्स इकट्ठे होंगे। वो रेवेन्यू जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही है पाकिस्तान में, तो पैसा अगर इकट्ठा नहीं होगा तो आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा, आपकी पेमेंट्स आपसे नहीं होंगी, आप डिफॉल्ट के नजदीक चले जाएंगे और आपको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाएगा। लोगों में सकत नहीं। आप ताकतवर क्लास से लीजिए ना, उमराज के ऊपर टैक्स लगाइए, टैक्स लगाइए, ताकि उनकी दौलत उनसे ले। जी कायरा साहब, लेकिन आप तो बड़ी खौफनाक तस्वीर पेंट कर रहे हैं। अगर ये है
तो इसका मतलब है कि सड़कों पे तो पेट्रोल पड़ा हुआ सिर्फ तीली लगाने की देर है। और अगर ये फ़र्ज़ करें कि अवाम जो है इतने तंग होते हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो इसको कंट्रोल तो कोई भी सियासी जमात नहीं कर सकेगी। ये तो फिर अनार्की की तरफ जा रहे हैं हम। गांधी साहब, अल्लाह करे हमारे मफरूज़े गलत हो, लेकिन ये आंखें खुली आंखों से देखेंगे तो यही नजर आएगा। इसलिए कि पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये बजट वर्केबल बजट नहीं है, कि आपने IMF की जो डील साइन होनी है उनकी प्री कंडीशन आपने साइन कर दी, लेकिन आपके अंदर ये सकत नहीं है, स्टेट ऑपरेटर्स में सकत नहीं है कि वो इतना टैक्स इकट्ठा कर पाए। और वो टैक्स के ऊपर सारा मबनी सारे के सारे तो पूछे हैं। अगर जी, जी। तो पाकिस्तान और मुश्किल में आ जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मेरा मुफ्ता गलत हो। मैं तो दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह करे मेरा मुफ्ता गलत हो। अल्लाह करे उन इकोनॉमिस्ट के ख्याल गलत साबित हो जाए जो कह रहे हैं कि ये बजट वर्केबल नहीं, लेकिन क्राइम यही बताते हैं जी, यही बताते हैं, कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन यही बताती है। निराली साहब, अगर हम 20-25%, 30% अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सके, अगर हम अपने टैक्स रेवेन्यू को, जिसमें इतना फर्क आना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो खैर साहब, ये तो थोड़ा अब टेक्निकल मामला हो गया है, लेकिन एक आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन के पास कोई मुजव्वज़ा इसके पैरेलल कोई बजट है वो भी बता दें। दूसरा, अपोजिशन की जानिब से भी अवाम को एक तरह कन्फ्यूज़ ही रखा गया है। कभी हुकूमत ना चलने देने की बात की जाती है, बिलावल साहब भी कर देते हैं, मरियम साहिबा भी कर देती हैं, फिर ये बात भी आ जाती है कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, फिर तहरीक की बात आती है, फिर वो डमाडोल हो जाती है। आखिर एक पेज पर अपोजिशन भी तो नहीं है हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर करने के लिए। कितना टाइम मजीद अपोजिशन को चाहिए एक पेज पे आने के लिए? आप तो सवाल अपोजिशन से तो करे ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अगर एक पेज पे नहीं भी है तो कोई जुर्म नहीं है, ये तो लोग बांध देंगे। एक ऐसी मूव उठेगी कि लोग जो इस मूव का साथ नहीं देगा वो फर्क हो जाएगा। ऐसी जमातें मजबूर हो जाएंगी सारे अमल में आने पे। लेकिन फर्ज करें यही बात होती है कि ऐसी जमातें इकट्ठी नहीं है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी तो अपना रास्ता दुरुस्त कर ले। हम कब गवर्नमेंट को गिराने के लिए भाग रहे हैं? हम तो इस निजाम को चलाने की बातें कर रहे हैं, हम तो असेंबलियों को मुस्तकम करने की बातें कर रहे हैं। ये हुकूमत अगर पार्लियामान को, अगर असेंबलियों को, अगर आइन को खुद गैर मोतबर करती है, अगर अपने इख्तियार खुद सरेंडर करती है, तो फिर हम क्या करेंगी? अगर वज़ीर आज़म साहब को और कुछ नजर नहीं आता, वो एक ऐसा मजाक का खेल बयान दे देते हैं कि जी मैं कमीशन बनाऊंगा, वो पता करेगा कितने पैसे इस मुल्क में कर दिया गया और वो कहाँ खर्च हुआ। तो भाईजान, हमारे 5 साल के तो 2 बंदे, फाइनेंस को चलाने वाले 2 बंदे जो 4 साल तक रहे, वो हफीज शेख साहब है, वो शौकत तरीन साहब है, वो दोनों आपकी मुआशी टीम का हिस्सा है। वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं। उनसे पूछ रहे कितने पैसे लाए थे, कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, उनको पता होगा। ये अजीब सी बात है कि अगर आप गौर करें कि अगर कमीशन अगर बन गया तो नहीं बनेगा, अगर बन गया तो उसके समराज क्या, उसके समराज और बनेगा क्यों नहीं? कायरा साहब, क्यों नहीं बनेगा? आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? इसलिए कि ये अगर बजट बन गया, अगर ये कमीशन बनता है, ये बिल्कुल चेक करे करना क्या है। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, 10 सालों में कितना पैसा खर्च किया गया, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। किस किस प्रोजेक्ट में खर्च हुआ, रिकॉर्ड मौजूद है। जो आपका डेफिसिट था उसको पे होने के लिए सब्सिडियों में कितना गया, रिकॉर्ड मौजूद है। आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना, 10, 15, 20 प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट का आप ऑडिट करा ले। आप कौन को एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आपने माजी में जितने वादे किए, जितने दावे किए, किधर गए वो 10 अरब डॉलर जो हर साल, 1 मिनट में, किधर गए वो 10 अरब डॉलर जो आप बड़े जोर से कहते थे कि इस मुल्क से हर साल फ्लाइट होती है? क्या आपने अपने दौर में 5 अरब की फ्लाइट की रोकी है? तो बताइए वो कहाँ है 5 अरब? किधर गए वो 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़े हुए थे जो आने थे? 1 साल में 1 अरब 1 डॉलर आप नहीं ला सके और आप फिर एक नया दावा करने जा रहे हैं। इसके असरात क्या होंगे? निजामी साहब, आप जरा गौर करें। अगर कमीशन बन के इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इस बिल हमें कोई एतराज नहीं है। हम सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, फिर एक नहीं 2 कमीशन बनाइए। और वज़ीर आज़म साहब, आपके अंदर वो इदारे जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं, जो पहले ही आपके हुक्म के ताबे ही नहीं, काम भी आपके कहने पे कर रहे हैं। आप ISI के अलावा बाकी सारे तो आपके अंदर ही है, टेक्निकली तो खैर वो आपके अंदर नहीं है, लेकिन ISI भी कागजी तौर पे आपके अंदर है। इन इदारों के होते हुए वज़ीर आज़म साहब की निगरानी में कमीशन बन के क्या उस कमीशन की कोई लीगैलिटी होगी और फिर उसके असरात क्या होंगे?
असरा नहीं, आपका मतलब है कि उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो थोड़ा बहुत काम कर रही है वो भी हाथ छोड़ के बैठ जाएगी। कायरा साहब ये तो आपने दुरुस्त तज्जिया किया, लेकिन ये एक और मसला है कि ये जो ऑपोजिशन की यूनिटी है ये तो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आज ANP ने अच्छा मुतालबा दाग दिया। यूनिटी जरूरी नहीं है, हम अलग अलग जमाते हैं, हम एक खास पॉइंट पे इकट्ठे होंगे। नहीं कायरा साहब, मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि ANP ने कहा कि जी हम एक इस ख़ास पॉइंट पे तभी इकट्ठे होंगे जब पीपल्स पार्टी और PMLL मिल के चेयरमैन सेनेट को फारिग करें, तो फिर हम आपके साथ हैं। तो ये मुतालबा जो है ये किस हद तक जायज़ है और इसका किस हद तक काबिल अमल है? निजामी साहब ये बात दुरुस्त है, इस तरह की ये काबिल अमल बात तो है। पहली बात तो ये है कि नंबर वो मौजूद, अब उस नंबर को डिस्टर्ब करने के लिए नए जो ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएं, लोगों की वफादारियां तब्दील कराई जाए, वो लोग जो वफादारियां तब्दील कराने के माहिरीन हैं वो बड़ी आला जगहों पे प्लेस है, वो बड़े बाख्तियार हैं, वो इलेक्शन से पहले भी बड़े मुतहरक थे, इलेक्शन के दौरान भी बड़े मुतहरक रहे और इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने में भी मुतहरक और अब हुकूमत चलाने में भी मुतहरक है। उनकी प्लेसमेंट के बाद तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ इशारे ज्यादा वाज़ेह होने लगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आप चीजों को रोक भी लेते हैं तो क्या इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी? आपसे सियासी जमातों का हक है, हम दो बड़ी जमातें हैं, हमसे उनके मुतालबे होंगे और हम बैठ के आपस में जब बात करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना नुक्ता नज़र भी दे रहे थे। लेकिन हमें इन्होंने कहा इशारों किनारों में आप रोज़ बातें करते हैं, इशारों किनारों में तो हम ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब लड़की वालों के साथ भी होते हैं और लड़के वालों के साथ भी होते हैं। अब उनकी लीडरशिप पे ये अपोजिशन विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। लेकिन आज मुझे कायरा साहब के भी रवैये से लगा कि अभी वो ये ऑप्शन अपने खुला रखना चाहती है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ऐसे है, पीपल्स पार्टी जो है वो भी विकेट की दोनों जानिब शॉर्टली, मतलब विकेट के दोनों जानिब तो नहीं, लेकिन यानी अभी तक वो किसी फुल टॉस के इंतजार पार्लियामेंट के अंदर ही अपनी जदोजहद। बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात भी करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली मैनचेस्टर में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है उसको लेकर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार साहब ने ये फरमाया था कि 3.4 अरब डॉलर जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मामलात हो गए। फिर हफीज़ शेख साहब ने ट्वीट करके भी कौम को खुशखबरी दी थी। निज़ामी साहब छुट्टी को रोज़ वर्ल्ड बैंक का जो पाकिस्तान में ऑफिस है उन्होंने इस बयान की तरदीद की है और कहा है कि बात ज़रूर हुई है लेकिन अभी ये पैकेज फ़ाइनल नहीं हुआ और जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अप्रूवल के बाद अगर कुछ हुआ भी तो। इससे पहले भी वज़रा असद उमर साहब भी इस तरह के बयानात दे दिया करते थे। अभी जो मुआशी टीम है, नहीं, दो बयान तो बड़े वाज़ेह ना जी, इसको कहते हैं काउंट द चिकन बिफोर द एग्स आर हैच्ड, यानी कि अभी वो चिकन नहीं निकला अंडे से तो आपने पहले ऐलान कर दिया जी। मिसाल के तौर पे इसकी पहली जो मिसाल है वो तेल वाली बात, फैसल वाडा साहब है तेल जो निकलने वाला बोंगिया मारने में विकते हैं। अब उन्होंने फरमाया था उनकी पहली जो छिका था जो स्टेडियम से बाहर गया वो ये था कि जनाब 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में नौकरियां, इतनी नौकरियां होंगी कि लोग लेने वाले नहीं होंगे और अगर ना ऐसा हुआ तो मेरे तिक्का बोटी कर दी। ना तेल निकला ना नौकरी इमरान खान साहब भी जो कौम का तेल निकाल रहे हैं यही खुशखबरी दे चुके। ठीक है। बाद में पता लगा कि यार अरबों रुपए ज़ाया करके 0 रहा जी, वो इस काबिल ही नहीं जगह के वो हाइड्रोकार्बन ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर फासिल वाडा साहब की दूसरा चिक्का भी था एक और 5000 बंदे लटका दो। 5000 बंदे जो हैं जब तक उनको फांसी नहीं दी जाएगी वो मामला ठीक नहीं होगा। 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी सुधर जाएगी। वो भी हमें पता है कि वो क्यों कह रहे थे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये आज जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपने खुसरो बख्तियार जो है अगरचे नौजवान है लेकिन उनका बड़ा तजर्बा है। जी बिल्कुल। वो सैयद अहमद महमूद के साथ भी रहे हैं, जहांगीर तरीन साथ का भी रहे हैं, रहीम यार खान में उनका बड़ा सिलसिला है, तूते बोलता है वो
PMLN में तो अक्सर मुझसे पूछते थे कि यार ये अगली दफ़ा मैं कौन सी पार्टी में जाऊँ। अच्छा, आपसे पूछते थे? मुझसे पूछते थे कि क्या ये मतलब इलेक्टेबल्स की खूबसूरत तरीन मिसाल खुसरो बख्तियार। खुसरो बख्तियार इस मुल्क में अपॉर्चुनिज्म की बड़ी बेहतरीन मिसाल है। जी जी। और नैब का फिट केस है, अच्छा। जो नैब ने ताक़त निसियां में रखा हुआ है। जी जी। है, चार्जशीट तो आपने देखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उनकी बारी नहीं आ रही भी। 6 इन्वेस्टिगेशंस की आज भी मंजूरी दी है, उसमें इनका अब नाम नहीं आपने है। जो बात की है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उन्होंने तो वाज़े तौर पर ये कहा है आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को छोड़ें। आज जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है, जी जी, रजा बाकिर साहब, उन्होंने कहा जी जुलाई में ये हो जाएगा IMF का पैकेज। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तेकाम आ चुके हैं। नहीं, वो मैं बाद में बात करूँ। जी जी। एलिस वेल्स जो है एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने वो प्रेजेंटेशन देते हुए ये कहा है कि हमने IMF को कहा है कि देखें ये IMF का पैकेज पाकिस्तान को तब दिया जाए जब पाकिस्तान जो है शराइत पूरी करे। फिर शराइत क्या है? दहशत गर्दी को अपने इलाके से ना होने दे। ये उनका कहना है। हम तो कहते हैं कि हम आगे नहीं करते। तो इसका मतलब है कि IMF का पैकेज जो है उसूली तौर पर तय होने के बावजूद हमारी नाक रगड़वा के एक वजीर ख़जाना और टीम फारग करके और उनका सत्यानाश करके और इस मुल्क में महंगाई का एक तूफान ला के वो भी अभी 100% नहीं हुआ अभी उसमें। उन्होंने कहा हम देखेंगे। यानी इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग क्या चीज़ हो सकती है पाकिस्तान? दूसरा पाक अमेरिका आप बजट बनाए अच्छे नहीं है ना, हम देखेंगे जी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। है जी। और उन्होंने देख के अभी तक कोई अपना फैसला, लेकिन फैसल ये जो रजा बाकिर साहब ने आज दिलचस्प बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई है। वो कहते हैं कि हमारा मसला जो उन्होंने ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से या स्टेबिलिटी, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि और एक फिस्कल डेफिसिट जी, और दोनों माशाल्लाह ठीक हो गए। इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई जी, ठीक है। और फिर उन्होंने एक और बात कही है जी, उन्होंने कहा IMF का एजेंडा आपने पूरा कर दिया। भाई आप तो हैं ही IMF के आदमी मुलाजिम हैं, बिल्कुल ऐसे। आप तो यही कहेंगे कि आपने एजेंडा पूरा कर दिया, आप आए इसी ड्यूटी पे। और उन्होंने कहा कि IMF की सारी कंडीशनलिटीज माशाल्लाह मान ली गई। अच्छा ठीक है निजामी साहब, IMF की कंडीशनलिटीज तो मान ली गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी परछाइयाँ, उसके असरात जो अवाम पे पड़े हैं। नहीं, आप देखिए एशियन डेवलपमेंट वाला आपने ऐसे डील मार दी। ये मैं आपसे जानना है, बेसिक मकसद यही है कि ये प्रीमेच्योर स्टेटमेंट्स क्यों आती हैं? हफीज़ शेख साहब तो इंटरेक्शन ही नहीं करते मीडिया से, असद उमर साहब बहुत किया करते थे, खुसरो बख्तियार साहब को आप नहीं समझते आउट ऑफ डोमेन जाके इस तरह की बात करते हैं कि ये क्यों करते हैं? बात ये, अब मैं क्या कहूँ, मैं कोई ऐसा नामुनासिब सी बात करने लगा था। ये एक तो है मसला टू मैनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ, यानी बहुत सारे खनसामे जो है खाना ख़राब कर रहे हैं। जिसका काम उसे ही साझे। प्लानिंग मिनिस्टर का क्या काम है कि भाई इसमें बोले? बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट मैनचेस्टर में, अरे एक बताइए, क्रिकेट पे जिस तरह पाकिस्तान में 2-3 इश्यूज हैं। एक, हर एक आदमी को स्ट्रेटजी का माहिर है, एक हर शख्स क्रिकेट का माहिर है। मैं तो अपने आप को माहिर नहीं समझता, लेकिन एक बात है कि इतना तो मुझे नजर आया कि यार नाव में छेद किया निजामी साहब, कश्ती में सुराख किसने किया ये बता। फिर मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जब हर चीज़ जो है वो ज़ुरूब ज़वाल हो, तो क्रिकेट में कैसे एक्सेल कर सकते? निजामी साहब लाजमी नहीं है, देखें नजम सेठी साहब PCB के चेयरमैन थे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है क्या क्रिकेट के बारे में क्या रवैया अख्तियार किया गया? वसीम अकरम जो चमचा अव्वल है मौजूदा हुक्मरानों के, माफ़ कीजिएगा मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, स्विंग के सुल्तान, उन्होंने कहा कि ये जो डिफीट हुई है इसलिए हुई है कि एक सहाफ़ी को कई साल तक बोर्ड का चेयरमैन लगा गया, वो कर गया क्रिकेट। नहीं अभी जो मौजूदा इन पे तो बड़ा नाज था मानी साहब पे और ये सब कुछ। यार ये अज़कारे रफ्ता है, कहाँ से उठा के,
और कम से कम इमरान खान साहब जो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, हमें बड़ा फ़ख्र है। उनको कोई और चीज़ तो ठीक नहीं कर सके, क्रिकेट ही ठीक कर देते हैं। निज़ामी साहब, इमरान खान साहब की बात को फॉलो नहीं किया सरफराज ने। उन्होंने कहा था टॉस जीत के बैटिंग करनी है हर सूरत में पहले, और क्लियरली कहा था रेनू पेटल्स की कोई जगह नहीं है। कसूर नहीं है, अब वो कसूर तो नहीं है, लेकिन वो जो जमाइयाँ ले रहे थे मेरे साहब। पास वो तस्वीर नहीं है जिसमें जनाब मौलाना इंजमामुल हक, इंजमामुल हक उनका जी जी, नाम? इंजमामुल हक, मौलाना स्टार इंजमामुल, बैट्समैन रहे हैं। वो जाके पिच एग्जामिन कर रहे हैं और उन्होंने कहा हम बाद में खेलेंगे। अब मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो वो क्रिकेट से कोई ज़्यादा मस्त नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, पाकिस्तान अंडर प्रेशर जो है कभी रन नहीं बना सकते, चेजिंग में नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, और इंडिया की टीम जो है वो वे अहेड IPL। सर क्लास है इंडिया की टीम की हर लिहाज से। लेकिन आप कोहली साहब की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कोई दुश्मन की भी चीज़ हो ना, वो कभी उसने इस्लाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन बात नहीं की। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उस शख्स ने, इसके बावजूद कि एम्पायर ने उसको अभी आउट नहीं दिया था, उसको लगा कि उसका, अगरचे वो बाद में पता लगा वो बैट में खराबी, वो अपना ये वॉकड पे। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब ये चलते रहे। एक और बात, एक हमने सुना था कि नो फैमिलीज, स्ट्रिक्टली नो फैमिलीज। अब एक बस होती है जिसमें सब जाते हैं इकट्ठे, जी जी, सब इकट्ठे रहते हैं। यहाँ अपनी बेगमात को ले गए, कोई शॉपिंग करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहता है मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा, गाड़ी में जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात है, क्या जमाइयाँ ले रहे थे यार वो सरफराज की जमाइयाँ, ये बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन ये मिकी आर्थर कोच, सरफराज टाइप के लोग, इनको, लेकिन इसमें निज़ामी साहब यहाँ थोड़ा सा ये फर्क करें यार इन सबको। देखिए, सरफराज आज तो फट पड़े। सरफराज ने तो आज तिया पांचा एक किया है, जो खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, और ये कह दिया है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप में से भी कोई नहीं रहेगा। सवाल सरफराज पे, सरफराज से ज़्यादा जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, यार ये अस्कार रफ्ता, इन्होंने क्या किया है? जो हफीज़ है प्रोफेसर साहब, 1990s से खरीद के, मैंने सुना है कि वो वाहिद शख्स हैं पाकिस्तानी टीम में जो रवानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, और जो हमारे कैप्टन साहब हैं वो बिल्कुल अंग्रेज़ी से नाबल्द हैं। तो वो उनका काम है अपने कैप्टन की इंटरप्रेट के तौर पर काम करना। कोई और इंटरप्रेटर ले आया यार। नहीं, देखिए निज़ामी साहब, अगर अंग्रेज़ी नहीं भी बोल पाते सरफराज, मैदान में जो आपका काम है वो तो करें ना। अब अगर हलवाई जलेबियाँ नहीं बनाएगा, उसकी जगह हजाम ने तो आगे नहीं बनानी है। इनका काम है क्रिकेट खेलना है, इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए। और दूसरा, बॉडी लैंग्वेज पे आए। निज़ामी साहब ज़रा बॉडी लैंग्वेज पे आ जाएं। आप हारा हुआ सिपाही भी नज़र आ जाता है, लड़के शहीद हुआ सिपाही भी नज़र आ जाता है, बुज़दिली से पीठ पे गोली खाने वाला सिपाही। एक बात आपको करता चलूँ कि कल मेरा छुट्टी थी, मैंने कहा यार देखा जाए, इसको फॉलो किया जाए। जब बैटिंग कर रहा था इंडिया, तो पाकिस्तानी टीम के चेहरे पे शिकस्त लिखी हुई थी। यस, यही आपसे सवाल में जानना चाहूँ। और जब ये बैटिंग करने आया, शिकस्त खुर्दगी के एक इनके लड़खड़ाए हुए, मुरझाए हुए नजर आ रही थी वो। अब बताइए मुझे कि यार 1 अरब से ज़्यादा लोग इस मैच को देख रहे हैं, और वो भाई साहब ही यॉर्निंग अवे, जो कैप्टन है आपका, कैप्टन ऑफ द शिप। और ये आपकी फिटनेस का भी इजहार है कि आप कितने फिट कैप्टन हैं। से याद आया कि एक बड़ी मुबारक खबर है आज जी जी, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो आज अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का, आज कई पार्लियामेंट्री पार्टी, जी जी, नून लीग का भी हुआ है। नून लीग का, खान साहब ने सीरियसली लिया ऑपोजिशन के चैलेंज को, और बजट पेश करने पे फोकस किया है, नहीं मंजूर नहीं, करने पे। वो रोज़ बजट इजलास के दौरान। जी 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 जी, ये खबर मैंने भी देखी थी। हाँ, लेकिन ये ठीक व्यवस्था है शजर से, हाँ, उम्मीदें बाहर रख, ये भी कई दफ़ा कह चुके हैं, पता नहीं करते या नहीं करते। ये अब देखना होगा, लेकिन बज़ाहिर ये खबर है कि ये रिपोर्ट करवाई गई है, हुई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर रोज़ आएंगे और 2-3 घंटे पार्लियामेंट बनेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।